आपने अगर दो मुल्कों के अंदर कोई भी कंपैरिजन करना होता है तो आप कई चीज़ों का कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उनके अंदर लोगों का एक इंटेलेक्चुअल लेवल एज़ फार एज़ कानून, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स करना हो तो आप वकीलों का कंपैरिजन करते हैं। हमारे यहाँ मानसेरा में वकीलों ने, उनकी बार एसोसिएशन ने पास किया कि कोई भी बंदा लीगली रिप्रेजेंट नहीं करेगा उस बंदे को जिस पे ब्लास्फेमी अक्यूज़ है, अक्यूज़ का लफ्ज़। तो वहाँ पे जेएसआई दीपक जो हैं, जो एक ब्राह्मण वकील हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ऐसी बात कर दी कि हमारे वकील भी एकदम से शर्म से झुक गए। उन्होंने कहा यार, हमसे भी कोई ज़्यादा बिगेटेड हो सकता है, हमसे भी कोई ज़्यादा रेसिस्ट हो सकता है। जेएसआई दीपक की एक नई तकरीर वायरल हुई है जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं हिंदू ज़ायनिस्ट हूँ। पाकिस्तान का एक ही हल है कि पाकिस्तान की मिलिट्री को तबाह कर दिया जाए, एक गाज़ा लाइक सिचुएशन बना दी जाए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जो डिफेंस नीड है वो इंडिया करे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान का, और ये वाहिद तरीका है इस रीजन में स्टेबिलिटी लाने का कि पाकिस्तान को बेसिकली तबाह कर दिया जाए। अब जैसा दीपक साहब या तो बेवकूफ़ हैं या फिर इतने अंधबख्त हैं कि वो चाहते हैं कि कत्ले आम हो, ताकि उनकी जो दिली ख्वाहिश है कि ब्राह्मण सुप्रेमेसी हिंदुत्व पूरे रीजन में फैल सके तो वो फैल जाए। जो गज़ा के अंदर हो रहा है उससे रीजन को स्टेबिलिटी क्या, मज़ीद डिस्टेबलाइज रीजन हो जा रहा है। इसराइल की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ ना तो सिर्फ उस रीजन को डिस्टेबलाइज कर रही हैं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम कर रही हैं कि हमसायों के साथ क्या नहीं करना है। और यहाँ पे जेएसआई दीपक जो एक प्रोमिनेंट राइट विंग एडवोकेट हैं और इंडियन सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो ऐसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। क्या इंडिया की सेकुलर गवर्नमेंट उन पर क्रैकडाउन करेगी हेट स्पीच के लिए कि आप लोगों के कत्ल आम की कॉल दे रहे हैं? नहीं। लेकिन 80 से ज़्यादा लोगों को एंटी नेशनल लेबल करके इंडिया ने पिछले कई दिनों में अरेस्ट किया है। वो एंटी नेशनल क्यों है? क्योंकि वो सवाल पूछते हैं कि हमारे जहाज़ कितने गिरे, वो सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग करने की क्या ज़रूरत थी, वो सवाल पूछते हैं पहलगाम में क्या हुआ था। ये सारे सवाल हैं जो पूरी दुनिया भी पूछ रही है, लेकिन अगर आप इंडियन शहरी हैं और इंडिया में रहते हैं और आप ये सवाल पूछेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अक्सर औकात पाकिस्तान में जब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस होती है, तो हम सोचते हैं कितनी ज़्यादती हो रही है, लेकिन इंडिया कहता है आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपसे 2 कदम आगे जाएंगे। इंडिया ने मोदी की सरकार के अंदर ये तय कर लिया कि पाकिस्तान में जो कुछ गलत हो रहा है हमने उसको 10 गुना गलत अपने मुल्क के अंदर करना है। ये क्यों करना है, इसकी कोई अकल नहीं है। पाकिस्तान आज उस जदीद दौर में है जहाँ पे पाकिस्तान के लोग सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछ रहे हैं, जुडिशरी के रोल का सवाल पूछ रहे हैं। और इंडिया में वो दौर आ गया है जहाँ पे वो कहते हैं सारे चुप कर जाओ, मोदी सरकार जो है वो भगवान के लेवल पे चलेगी और जो वो करेंगे वो दुरुस्त करेंगे। यानी कि एक बिल्कुल रिटार्डेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी की जा रही है। ये वही इंडियन सोसाइटी है जो मनमोहन सिंह के अंडर एक इंतहाई प्रोग्रेसिव डेवलप्ड नेशन स्टेट बनता जा रहा था और एक एक्चुअल थ्रेट था पाकिस्तान को। आज के इंडिया को देखते हुए तो हमें भी तरस आता है। हम कहते हैं यार अब ये मुल्क हमारे लिए थ्रेट नहीं रहा। इनफैक्ट इस जंग ने ये चीज़ प्रूव की कि नेशन स्टेट फ़ौज के पीछे खड़ा हुआ, हमने जंग लड़ी, जंग में हमें कामयाबी हासिल हुई और दुनिया ने फिर वो कामयाबी तस्लीम की। अभी जो ये राउंड चल रहा है, आप सीज़ फायर के दौरान कह सकते हैं, तो वहाँ पे दोनों साइड्स ने अपनी टीम्स बना के दुनिया भर में बेची हैं। इंडिया भी दुनिया से असला इकट्ठा कर रहा है और पाकिस्तान भी दुनिया से असला इकट्ठा कर रहा है। इसी सब के दौरान ब्रिटेन ने अपना कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा इंक्रीमेंट किया है वॉर बजट का, यानी कि जो उनकी डिफेंस स्पेंडिंग है उस पर सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है। वो भी अब ड्रोन्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को अपग्रेड और ख़रीद रहे हैं जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स को रोक सकें, और वो साइड कर रहे हैं कि रशिया की वजह से हमें ये चीज़ करनी पड़ी है। फ़लस्तीन गाज़ा में जंग लड़की हुई है, पाकिस्तान इंडिया के अंदर एक वेपन्स रेस शुरू हो रही है, यूक्रेन ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक मेनलैंड मॉस्को पे किया, और अब यूके की गवर्नमेंट अपना डिफेंस बजट बूस्ट कर रही है। रशिया यूक्रेन की जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसके अंदर रशिया और यूक्रेन का कोई फाइनलिटी नहीं हो सकी सीज़ फायर की। हाँ, प्रिजनर एक्सचेंज के उनका इतफाक हुआ है। यूक्रेन ने डिक्लेयर किया कि रशिया जो है वो अनकंडीशनल सीज़ फायर नहीं मानना चाह रहा, जो एक चीज़ कीव उसके एलाइज यूरोप के और अमेरिका के कह रहे थे। लेकिन दोनों ने 12,000 बॉडीज़ के एक्सचेंज का तय कर लिया, जो लोग इसमें कत्ल हो चुके हैं। रशिया ने कहा कि हम तब तक सीज़ फायर नहीं करेंगे जब तक आप डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसन और ज़ैपोरिजिया के रीजन्स को डिक्लेयर नहीं करेंगे रशिया का हिस्सा, और क्राइमिया के अनेक्स रीजन को,
क्योंकि ये जगह आज़ाद हो चुकी हैं यूक्रेनियन रूल से, लिहाजा इनको रशिया में तस्लीम किया जाए। मॉडर्न डे एंड एज में शायद ये पहली जंग है और ये एजाज़ रशिया को ही हासिल है कि वो मुल्कों के हिस्सा बाकायदा अनेक्स करके अपने में शामिल कर लेते हैं, चाहे वो जॉर्जिया हो, चाहे वो अब यूक्रेन के हिस्से हों। इससे ज़्यादा बड़ा तमाचा यूक्रेन और यूरोप के मुंह पे लग नहीं सकता था कि रशिया ने बाकायदा इलाके फ़तह कर लिए। इवन कि अमेरिका अफ़गानिस्तान फ़तह नहीं कर पाया था, इराक़ फ़तह नहीं कर पाया था। इस वक्त जो इराक़ के टोटे भी हो रहे हैं वो अनऑफिशियल डिक्लेयर्ड एरियाज़ हैं ईरान के और कई और मुल्कों के। तो ये एक बहुत ही अजीब सी सूरत हाल पूरी दुनिया में बनती जा रही है, जहाँ पे एक वेपन्स रेस शुरू हो रही है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सबसे रिस्पॉन्सिबल किरदार पाकिस्तान का रहा है कि पाकिस्तान बार बार कहता है कि जनाब हम बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। पाकिस्तान बार बार कहता है, और बिलावल भुट्टो ने भी रिसेंटली कहा है, जो वो साउथ ईस्ट एशिया में टॉक्स करने जा रहे हैं, कि जनाब इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए कश्मीर का इशू रिजॉल्व होना ज़रूरी है। अगर आप देखें तो पहलगाम कहाँ पे हुआ, कश्मीर के अंदर हुआ। वहाँ पे इंडिया की नाकस सिक्योरिटी नहीं डिफेंड कर पाई होम ग्रोन टेररिस्ट के ख़िलाफ़, उसकी वजह से ये पूरा अफेक्ट ट्रिगर हुआ। कश्मीर क्रिटिकल दोनों मुल्कों के लिए इसलिए क्योंकि वहाँ पे वाटर हेड्स हैं, यानी कि वहाँ से पानी फ़्लो कर रहा है। अब इस पानी के फ़्लो के ऊपर इंडिया का कंट्रोल है, और हमने देखा कि जब से शिमला अग्रीमेंट हुआ है इंडिया उसको कंटिन्यूसली वायलेट कर रहा है। वर्चुअली हमारे वो रिवर्स ड्राई रखता है, अपनी मर्ज़ी से पानी रिलीज़ करता है, कभी कभार डाटा शेयर करता है, कभी कभार नहीं करता। तो एक्चुअली दहशतगर्दी इंडिया की तरफ से हो रही थी पानी के हवाले से। वाटर टेररिज्म दुनिया कहती है कि नया टाइप ऑफ टेररिज्म है जो इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 3 कॉज करेगा। तो इस वजह से जब तक कश्मीर के इशू की कोई सेटलमेंट नहीं होती तब तक इस रीजन में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और इंडिया का क्या मौक़िफ़ है इसके अंदर, वो कहते हैं हम पानी की बात तब तक नहीं करेंगे जब तक आप दहशतगर्दी की बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान बार बार इस पर मौक़िफ़ देता है कि जनाब दहशतगर्दी की बात हम FATF से कर चुके हैं, UN से कर चुके हैं, दुनिया से कर चुके हैं। ये जो आपको भूत सवाल है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, टोटल झूठ है। और इसके रिस्पॉन्स से पाकिस्तान कई एविडेंसेस प्रेजेंट करता है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी इंडिया करवा रहा होता है। आखिरकार कुलभूषण यादव यहीं से बलूचिस्तान से पकड़ा गया था, पाकिस्तान का कोई स्पाई इंडिया से नहीं पकड़ा गया। तो काफ़ी फ़नी लगता है कि इंडिया ये प्रोपेगेंडा करके ये साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर का जो फंडामेंटल पर्पस था दहशतगर्दों को मारना, तो उसमें वो 0 हिट्स कर पाए थे मेजर टारगेट्स में। बकौल उनके हाफिज़ सईद, जैश ए मोहम्मद के लीडर्स मौके में मौजूद थे, तो वो बाल बाल बच गए, वो थे ही नहीं वहाँ पे। इनफैक्ट जो क्रैकडाउन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टेररिज्म के ऊपर किया है वो दुनिया ने देखा है। तो रियलिटी ये है दोस्तों कि इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रही है। बहुत पुलिस ऑफिसर्स ऐसे भी रहे जिनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन रहा, वो मेरे ड्रग बडीज़ रहे, उनके साथ मैंने हेरोइन पी, उनके साथ मैंने मेथ पी। वही थाना जो कब्जे को डील कर रहा है, रेप को डील कर रहा है, मर्डर को डील कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को डील कर रहा है, रिलीजियस ऑफेंस को डील कर रहा है, वही थाना और वही स्ट्रक्चर जो है वो आपका नारकोटिक्स को भी डील करता है। तो ड्रग्स खरीदना ऑनलाइन काफी दरिया को कूजे में कैसे बंद करूं? बस यही कहूँगी कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, लेकिन उससे बाहर भी आना है। थोड़ा सा अब हम लोकल न्यूज़ की तरफ आएंगे। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब गए थे कोयटा के अंदर, तो वहाँ पे ग्रैंड जिरगा में बैठ के बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स हुई हैं। उन्होंने रीट्रेड किया है कि सरकार आर्म्ड फोर्सेस टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ेंगी और जिरगा जो है उनके साथ खड़ा है। PM ने कहा था कि सोशल स्पेस टेररिस्ट ग्रुप्स को हमने नहीं देनी, और कॉन्क्रीट प्रूफ प्रेजेंट किया कि इंडिया इन्वॉल्व है स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन बलूचिस्तान। अब जो PM ने सोशल स्पेसेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उन्होंने थोड़ी सी कन्फ्यूजन डाल दी है। क्या इसका मतलब है कोई बंदा वहाँ पे प्रोटेस्ट करेगा वो क्रैकडाउन होगा, कोई हक की तहरीक उठाने की कोशिश करेगा ह्यूमन राइट्स की वजह से, क्या वो भी क्रैकडाउन होगा? क्योंकि अक्सर औक़ात हमने ये देखा है, और हमारे पास KP की मिसाल है कि जब हम टेररिस्ट पे क्रैकडाउन कर रहे थे तो जो उस ऑपरेशन का बाय प्रोडक्ट था वो ये था कि वहाँ पे लोगों के साथ जुल्म हुआ था, उनको डिस्प्लेस किया गया था, उनको मारा गया था, और मिलिट्री की हैवी हैंडेडनेस और बर्बरियत बार बार नज़र आई थी। तो उसके तहत PTM बनी थी। तो PTM को भी साइडलाइन करना गलत है। वो एक अपनी तहरीक चला रहे हैं, आप तहरीक से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के तहरीक चला रहा है तो आपको उसको एंटरटेन करना होगा। तो शायद अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सरकार ने अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया कि बलूचिस्तान में किसी को भी रूम नहीं देंगे। अगेन
यहाँ पे मेरा अपना तज्जिया है कि ये करेक्ट नहीं है। जब आप वहाँ के लोकल लोगों को रूम नहीं देंगे और इस जरगा सिस्टम के थ्रू ही ऑपरेट करेंगे तो आपका रिज़ल्ट वही आएगा जो इंडिया का मणिपुर में आ रहा है, जो इंडिया का पंजाब में आ रहा है, जो इंडिया का कई और सूबों के अंदर आ रहा है। इंडिया की मिसाल हम आपको देके इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको दुश्मनी गलतियों से सीखने को मिले। बलूचिस्तान का सलूशन ये है कि जो वहाँ पे उनके लोकल्स हैं, नॉट दीज ट्राइबल लीडर्स, नॉट दीज जागीरदार्स एंड सरदार्स, जो उनके लोकल्स हैं उनको ऑन बोर्ड किया जाए। मारंग बलोच की जो तहरीक है वो इफेक्टिव इसलिए हो पा रही है कि उनके साथ लोकल लोग हैं। वो कॉल देती है तो हज़ारों की तादाद से औरतें, बच्चे और मर्द बाहर निकल आते हैं सड़कों के अंदर। तो आप उनको स्टेक होल्डर समझें, उनसे बात करके सुकून करें और BLA को रेड लाइन रखें, और जो बंदा BLA के साथ सिंपथाइज करता है उस पर मुकदमे करें। आप अपने कानून को स्ट्रेंथन करें, क्योंकि जब आप ऑपरेशंस करते हैं तो जब ऑपरेशन का एरिया क्लियर होता है और आप वापस बैरक्स के अंदर जाते हैं, वापस अपने कैंटोनमेंट्स के अंदर जाते हैं, तो फिर वो एरियाज ऑक्यूपाई हो जाते हैं दहशतगर्दों से, और वहाँ के लोग फिर उन दहशतगर्दों से सिंपथाइज करते हैं। ये एक रियलिटी है। इस रियलिटी को समझ के हमें पॉलिसी बनानी है। एक अफसोसनाक खबर है, अभी ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें पता चलेगा ये वकूआ क्यों हुआ आने वाले दिनों में, लेकिन ये आपको शो करता है कितनी कुछ सिक्योरिटी हमारे कैपिटल के अंदर है। टिकटॉकर सना यूसुफ जो हैं, वो एक छोटी सी बच्ची थी 17 साल की, जो टिकटॉक्स बनाती थी, और वो थी गिलगित वाले इलाके से। उनके घर के अंदर इस्लामाबाद में घुस के किसी ने उनको गोलियों से शहीद कर दिया। ये तारीफ अफसोसनाक बात है। मैंने इतफाक़ से टिकटॉकर नहीं देखी थी, लेकिन जब खबरें बनाए तो मैंने देखा था बिल्कुल फूल जैसी बच्ची थी, ठीक है, उसको कत्ल कर दिया गया हमारे फेडरल कैपिटल के अंदर। ये बहुत एक ख़तरनाक अलामत है कि आज भी हम उस दौर में रहते हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को गोलियां मार के ख़त्म करते हैं। किसी को कानून का, पुलिस का, सरकार का डर ही नहीं है। और अब देखते हैं आने वाले दिनों में कि इसकी सिचुएशन क्या बनती है। एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, कराची के अंदर तकरीबन 5 मुख्तलिफ औकात पे झटके महसूस किए गए अर्थक्वेक के, और ये झटके जो थे वो ओरिजिनेट किए थे आपका लंडी फॉल्ट रीजन से, जहाँ में बहुत अरसे से कोई मेजर अर्थक्वेक नहीं हुआ। जो लेटेस्ट झटका था वो 2.4 रिक्टर स्केल पे फील किया गया था, और इसका एपी सेंटर लोकेट किया गया था मलीर एरिया में। अब इसकी वजह से जो मलीर में जेल है वहाँ पे भी ड्रिल शुरू होगी, लोगों को एवैक्यूएट करने की, खुदा न खास्ता अगर ज़लज़ला आता है यानी जो वहाँ पे कैदी होते हैं। इन ड्रिल्स के दौरान तकरीबन 700 से 1000 कैदियों ने मेन गेट की तरफ रश किया और उस गेट को गिरा दिया, और 216 कैदी जो हैं फ़रार हो गए। यानी कि 2025 के अंदर पिछले 48 घंटे में 216 कैदी कराची मलीर जेल से फ़रार हो गए। उनमें से 80 कैदी सरकार ने फ़ौरन पीर वाली रात को पकड़ लिया, लेकिन अभी भी बाकी की जो कैदी हैं, लगभग आप कह लें 136, वो फ़रार हैं, एट लार्ज हैं। और कराची के अंदर इस वक्त एक मैन हंट चल रहा है, जिसके अंदर एक जॉइंट ऑपरेशन रेंजर्स, फ्रंटियर कोर, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट और रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स का। अभी हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, क्या रिज़ल्ट निकलता है। मलीर के अंदर वैसे 6022 इनमेट्स हैं, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो इससे कई गुना कम है। इससे हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो जेल्स नेटवर्क्स हैं, जेल सिस्टम्स हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, और जेल्स के अंदर जिन लोगों को हमने रखा होता है, अक्सर औकात वहाँ पे लोग इसलिए होते हैं कि वो फ़ाइन नहीं पे कर पा रहे होते। इनफैक्ट गर्दनें छुड़वाना एक इंतहाई नेक काम होता है। तो आप जिस भी शहर में, अगर आप एक करीबी कोई जेल है, वहाँ जाके पता करें जिन लोगों ने अपनी सज़ाएँ भुगत ली हैं, तो काइंडली उनकी जो भी फ़ाइन्स होती हैं, जुर्माने होते हैं, वो पे कर दें ताकि वो वापस अपने घरों को जा सकें। ये बहुत बड़ा सदका जारिया होता है। इमरान खान साहब का लेटेस्ट ये है कि चौथी दफ़ा अब एक फोरेंसिक टीम उनके पास गई है, जिसके अंदर लाहौर पुलिस लेड बाय DSP आसिफ जावेद, प्रिजन आई एज पर डायरेक्टिव्स ऑफ ATC, ताकि वो इमरान खान साहब का फोरेंसिक यानी कि एक ट्रूथ टेस्ट कर पाएँ। पॉलीग्राफ टेस्ट करने की वजह से, वॉइस मैचिंग करने की वजह से तकरीबन 12:45 पे जो टीम पहुंची वो 5 बजे तक रुकी रही, लेकिन इमरान खान साहब ने रिफ्यूज़ किया। अब इमरान खान साहब ये क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं? ये इसलिए रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि सरकार ने ये साबित किया कि वो एविडेंस कलेक्टिंग में कितने अच्छे हैं। यहाँ पे 8 की रात को लोगों ने वोट डाला बल्ले पे या उसके मुतलका निशान पे, निकला वो किसी और को। तो एक फ़ियर तो है हर बंदे के दिल में कि जनाब हम सरकार के साथ किसी पॉलीग्राफ टेस्ट में शामिल होंगे तो कल को टेस्ट रिजल्ट्स क्यों कर दिए जाएंगे, तो वो उससे रिफ्यूज़ कर रहे हैं। और उनके वकीलों को मौके पे मौजूद नहीं किया जा रहा ताकि वो इंश्योर कर सकें हर चीज़ फ्रीली एंड फेयरली हो रही है। तो अगेन इसमें आपको नज़र आता है कि स्टेट
और अवाम का गैप कितना है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर भी स्टेट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा। एक्स प्राइम मिनिस्टर को ये भी सोचना चाहिए कि उनके दौरे हुकूमत ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से लोग स्टेट से दूर हट गए थे। यहाँ पे इमरान खान साहब रिफ्यूज़ कर रहे हैं फोरेंसिक टेस्ट करने का, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि JF-17 मैं लेके आया, न्यूक्लियर प्रोग्राम मैंने किया। इनफैक्ट PML ने तो इतनी भी बात कर ली कि कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुल कदीर खान जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, और हमारे इंतहाई प्यारे हमारे दोस्त हमारे मोहसिन जो ड्रग स्मगलिंग केस में अंदर हो गए थे, राना सनाउल्लाह, वो तो कहते हैं कि अब्दुल कदीर खान साहब को हम हीरो कह ही नहीं सकते क्योंकि वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में शामिल थे। कुछ हमें शर्म करनी चाहिए, कुछ हमें सोचना चाहिए कि हम किसकी क्या बात कर रहे हैं। एक बंदा जिसने कोई सरकारी ओहदा, कोई सरकारी पोस्ट, सरकारी पर्क ना एंजॉय की हो, हाउस अरेस्ट में रहा हो सारी ज़िंदगी, अपनी पूरी जिस्म दिमाग हर चीज़ पाकिस्तान के दाव पे लगा दे, तो उसको आप हीरो ना कहें। और आप कहें नवाज शरीफ हीरो है, ये सियासतदान हीरो हैं। ये सारे सियासतदान कुर्बान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पे। आज जो आप दुनिया में दंदना के फिर रहे हैं ना, ये जो शहबाज शरीफ साहब अज़रबैजान टर्की जा रहे हैं, वहाँ पे तालियां बज रही हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो फील्ड मार्शल बन रहे हैं, तो ये अब्दुल कदीर खान के कंधों के ऊपर है। और आप जितना मर्ज़ी कह दें, जितनी मर्ज़ी कहानी दे दें, आज से 100 साल बाद कोई नवाज शरीफ को नहीं जानेगा, पाकिस्तान रहेगा और सब कहेंगे अब्दुल कदीर खान की वजह से रहे। ये उस बंदे का लेवल और मकार है, लेवल और मियार है। तो मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुन के। और हमें जब जब ज़िंदगी में न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करनी चाहिए तो हमें अब्दुल कदीर खान की बात करनी चाहिए, फिर हमें ज़ियाउल हक की बात, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करनी चाहिए, फिर ज़ियाउल हक की बात करनी चाहिए, और फिर नवाज शरीफ की बात करनी चाहिए। ये क्रोनोलॉजी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि हम ये बनाएंगे, दुनिया का प्रेशर था, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ज़ियाउल हक ने एक जंग लड़ी रशिया के ख़िलाफ़ ताकि वो इस प्रोग्राम को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद 90s की दिहाई में PPP ने भी काम किया और फाइनली नवाज शरीफ के दौर में बटन दबाया गया। तो आपको क्रेडिट नहीं डिवाइड करने की ज़रूरत, क्रेडिट सबका बनता है, लेकिन सर फहरिस्त अब्दुल कदीर खान का बनता है। हमारे मुल्क में पहले ही थोड़े साइंटिस्ट होते हैं, पहले ही थोड़े नामवर बंदे होते हैं। कम से कम अब्दुल कदीर खान को हीरो बना के आप एक नेशन को इंस्पायर तो कर सकें कि तुम साइंस की दुनिया में जाओ। वो नहीं करेंगे। हमारे हीरोज़ मलिक रियाज ही हो सकते हैं, या कोई डिक्टेटर ही हो सकता है, या कोई सियासतदान ही हो सकता है। पढ़ा लिखा बंदा तो सारा हीरो ना बन देना। कोई नहीं, आपको पुरानी एलर्जी है पढ़े लिखे लोगों से, लेकिन हम तो यहाँ पे ईमान पे आपको सच्ची बताएंगे कि भाई अब्दुल कदीर खान इज़ द फादर ऑफ द पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब, और आज पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की सिक्योरिटी उन्हीं की वजह से है। आखिरी खबर करेंगे जी, और ये हम लोग कहीं देर से रिपोर्ट कर रहे थे कि एक मैसिव हज स्कैंडल चल रहा है। हमने इस पर वीडियो भी बनाई थी। उस हज स्कैंडल के अंदर अब PIA का ऑपरेशन कंक्लूड हो गया, जो उन्होंने 147 हज फ्लाइट्स करनी होती हैं। 42,400 पिलग्रिम्स होली सिटीज़ ऑफ सऊदी अरेबिया को उन्होंने भेज दिए हैं। उसमें से 35,000 सरकारी थे और 4,000 सिर्फ प्राइवेट थे। तकरीबन 67,000 पाकिस्तानी इस साल हज नहीं परफॉर्म करेंगे जिन्होंने पैसे दिए हुए थे, क्योंकि एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव मिसहैप हुआ था जहाँ पे 50 मिलियन सऊदी रियाल, तकरीबन 36 अरब रुपए गलत सऊदी अकाउंट्स में भेज दिए गए थे। कई महीनों से, कई टाइम से लोग इस पर शोर मचा रहे हैं, सरकार कोई सलूशन नहीं निकाल पाई। ये बहुत अफसोसनाक बात है। सऊदी अरेबिया की तरफ से ये पैगाम है कि ये लोग अगले साल हज परफॉर्म कर दें। अल्लाह जिन लोगों का हज रह गया उनका कबूल फरमाए, क्योंकि उनकी कोताही की वजह से नहीं रहा। जो लोग हज पे चले गए हैं वो पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम उम्मत की दुआ करें, अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमाए। इस साल हज आसानी से हो, वहाँ पे कोई स्टैम्पीड धक्कम पेल ना हो, कोई जान ना जाए। ये इंतहाई मुक़द्दस वक्त होता है, इसमें अपनी इबादत मामलात सीधे कर लें सारे। और ओवरऑल अगर हम इस वक्त दुनिया की सिचुएशन देखें तो दुनिया पे एक पागलपन छाया हुआ है। जो पैसे में ज़्यादा ताकतवर है उसको लगता है वो किसी भी चढ़ दौड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में पाकिस्तान ने मिसाल बनाई कि इकॉनमी बेशक आपकी कमज़ोर हो, ज़रूरी नहीं कि जंग का आउटकम आपकी मर्ज़ी का आए। गज़ा के लोगों ने ये 2 साल से साबित किया है। इस वक्त दुनिया को ये सोचना होगा कि क्या हम एक तीसरी आलमी जंग में जाने को तैयार हैं कि नहीं। ये वो आलमी जंग होगी जिसके बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इसके बाद, इस आलमी जंग के बाद दुनिया पत्थरों और सोटियों से लड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ निस्तो नाबूद हो जाएगी।
म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन और जो न्यूक्लियर डेटरेंट होता है उसका मकसद ही ये होता है कि कोई नेशन स्टेट किसी नेशन स्टेट को बिल्कुल ही तबाह बर्बाद ना करे। डिस्पाइट इसके हम देख रहे हैं कि दुनिया जो है फिर भी एस्केलेशन की तरफ जा रही है। हम दुआ गो होंगे कि दुनिया में ये मिलिट्री एस्केलेशन थोड़ी कम हो, एक नॉर्मल सी दोबारा आए और अमन की तरफ मामलात चलें। जो कमज़ोर लोगों के हक़ दबाए जा रहे हैं उनको वापस दिए जाएं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।